गांव की पाठशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम उन मुद्दों को समझाने की कोशिश करते हैं जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। ये मुद्दे किसी विद्यार्थी के लिए, किसी सिविल सर्वेंट के लिए, किसी आम नागरिक के लिए, किसी के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये मुद्दे हर एक जागरूक नागरिक के होने के नाते हम लोगों को समझना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं, उनमें से एक मुद्दा है अभी हाल ही में मनरेगा को लेकर के हमारे केंद्र सरकार ने कुछ परिवर्तन किए हैं। वो परिवर्तन हमारी जो दैनिक मजदूरी है, जो दैनिक बेस रेट है, उसको लेकर के है। हाल ही में हमारे जो देश के सारे के सारे स्टेट हैं, प्रांत हैं, उनकी जो बेस रेट है वो बढ़ा दी गई है। दरअसल हम सबसे पहले जो रेट पर चर्चा करने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि आखिरकार ये रेट जो वेज की रेट हैं वो क्यों बढ़ाई गई। दरअसल हमारे दैनिक जीवन में एक शब्द सुनने को आता है कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। लेकिन हम अगर अर्थशास्त्र की या इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो हमारी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके मूल्य में कंटिन्यू वृद्धि होती है। और चूंकि यहाँ हमारा जो मुद्दा है वो मनरेगा की जो बेस रेट है उसके ऊपर है, ना कि पूरा इन्फ्लेशन के ऊपर है। लेकिन जितना मुद्दा यहाँ महत्वपूर्ण है, समझने योग्य है, उतना मैं यहाँ डिस्कशन करूँगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण हमारा जो खरीदारी की क्षमता है वो कम हो जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। अब जो हमारे दैनिक मजदूर हैं, जो दैनिक रूप से जिनको मजदूरी मिलती है, अगर उनको मान के चलिए पहले मनरेगा में उनको 204 रुपए मिलते थे और 204 रुपए में वो मान के चलिए 10 वस्तुएं खरीद पाते थे। जरूरत उनको 11 की है, तो उन्होंने सोचा कि जो 11 वस्तु, एक वस्तु का जो डिफरेंट आ रहा है, जो डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर यानी कि उनके पास पैसा नहीं है। तो इसी को सरकार ने ध्यान में रखते हुए उन रेटों को हर स्टेट में बढ़ाने की कोशिश करी है और बढ़ा ही दिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन और गैजेट में उसको जारी कर दिया गया है। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो हम सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि किस राज्य में कितनी रेट बढ़ाई गई है, क्योंकि सब राज्य में अलग अलग है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक अगर हम कहें तो सर्वाधिक हरियाणा में बेस रेट है 357 रुपये। हमारे मध्य प्रदेश में अब 204 से 221 रुपये हो जाएगी। और एक और बात ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो 204 है वो पूरे भारत में न्यूनतम है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो ऐसे स्टेट हैं जिसमें मनरेगा की मजदूरी दर सबसे कम है। अब हमें ये जानना जरूरी है, एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट तब समझ में आएगा जब आप इन्फ्लेशन को समझते होंगे। इन्फ्लेशन मतलब शुद्ध भाषा में, हम ठेठ भाषा में जिसको हम महंगाई बोलते हैं, आम जन की भाषा में हम महंगाई बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन करने के लिए कुछ इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस में WPI और CPI होते हैं। दरअसल जो थोड़ा सा ठीक से इकोनॉमिक्स को समझता है तो हमारी जो सैलरी होती है, हमारा जो पेमेंट डिसाइड होता है, मजदूरी डिसाइड होती है, तो WPI और CPI को सरकार ध्यान में रखती है। अब WPI और CPI को ये पता चलता है कि हमारे देश में महंगाई कितनी बढ़ी है, किस बेस पर सैलरी बढ़ाने की जरूरत है। तो जो हमारी मनरेगा की जो मजदूरी बढ़ी है तो वो WPI और CPI का आकलन करते हुए रेट बढ़ाई गई है, चूंकि सब राज्यों में अलग अलग है। अब अलग अलग होने के कारण
क्यों है? अलग अलग होने का कारण ये है कि सब राज्यों के खर्चे, जो वहाँ की लिविंग कॉस्ट है वो अलग अलग है। मध्य प्रदेश में हो सकता है कोई चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए, कम पैसे में मिल जाए मजदूरों को, वही पहाड़ी इलाकों में महंगी मिले, क्योंकि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन लागत बहुत कॉस्टली होती है। वहाँ तक वस्तुएं पहुँचना बहुत कठिनाई से पहुँचती हैं, देरी से पहुँचती हैं, तो उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि जो हमारे मैदानी वाले राज्य हैं उनमें कॉस्टिंग कम होती है। उसके अनेकों अनेक कारण हैं कि मतलब सारे स्टेटों में अलग अलग मजदूरी दर क्यों है। अगर मजदूरी दर बढ़ाई गई है तो उसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट एक तो ये है कि जो सबसे पहले हम ये जानना जरूरी है कि जो मनरेगा 2005 में चली और 2009-10 में इसको अधिनियमित किया गया, यानी कि पार्लियामेंट ने इसको कानूनी रूप दिया गया, तो अगर मजदूरों को अधिक बढ़ाकर मजदूरी मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकेंगे। पूर्ण करने के साथ कई फायदे हैं, मतलब उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी इस प्रकार से। और मनरेगा के बारे में ये भी है कि भत्ता का भी प्रावधान है। अगर आप कोई मजदूर को 15 दिन में काम नहीं दे पाते तो भत्ते का भी प्रावधान है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रावधान मनरेगा में हैं। और मनरेगा एक डिमांड रेवेन्यू स्कीम है। डिमांड रेवेन्यू स्कीम का मतलब ये होता है कि तुम जितना काम मांगोगे सरकार आपको उतना काम देगी। दरअसल जो मनरेगा है वो हमारी लोकल बॉडी, जिसको हम बोलते हैं पंचायत है, उनके द्वारा कार्यान्वित होती है। एग्जीक्यूशन मनरेगा का होता है। तो और हमारे जागरूक युवाओं के लिए ये भी जानना जरूरी है कि इस साल का जो बजट है ना 2023-24 का, उसमें मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्योंकि 19-20 के या 20-21 के बजट में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो हमारी पार्लियामेंट कमेटी और कई कमेटियां जो सरकार ने बनाई, और हमारे जो मनरेगा मजदूरी विशेषज्ञ हैं, मनरेगा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बाग हैं, उनने जिस प्रकार से जो मनरेगा के जॉब कार्डधारी रजिस्टर हैं पोर्टल पे, उस आधार पर लगभग उन्होंने 2.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट से आवंटित करने के लिए अपनी सलाह रखी थी। लेकिन गवर्नमेंट के पास निश्चित बजट होता है। उस निश्चित बजट को देखते हुए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉकेट किया है। अब हम ये देखते हैं कि मनरेगा में चुनौतियां क्या हैं। मनरेगा में चुनौतियां, सबसे बड़ी बात यह है कि अनेक कमेटी बैठी। अभी कुछ ही समय पहले हमारी जो पंचायती राज मंत्रालय है केंद्र सरकार का, या कहें कि ग्रामीण मंत्रालय, उसने रिपोर्ट जारी की। उसमें सबसे बड़ी चुनौती आ रही है कि डिले पेमेंट डिले हो रहा है। समय पर मजदूरों को पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा ये है मटेरियल पेमेंट। लोगों को साल 6 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। साथ में ही करप्शन का तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मनरेगा में है ही, लेकिन उसके लिए डीबीटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक प्रोविजन किया है। NMSF भी है, NMSF भी प्रोविजन किया गया है। जियोटैग की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जियोटैग, ऐसे तमाम प्रकार के मनरेगा में प्रावधान किए गए हैं जिनके माध्यम से
मनरेगा की चुनौतियां तो ये हैं ही, लेकिन एनएमएसएफ और जियोटेक के माध्यम से मनरेगा में जो करप्शन है उसको कम करने का प्रावधान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से है, ओवरऑल हम कहें कि होलिस्टिक रूप से मनरेगा ने हमारे जो ग्रामीण अंचल हैं उसमें जीविकोपार्जन के साधन मुहैया उपलब्ध कराए हैं, और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिला है, और हमारा जो ग्रामीण अंचल का जो इंफ्रा है वो इंफ्रा भी तैयार हुआ है। और इंफ्रा के माध्यम से हम, चाहे वो सड़कें हों, चाहे कुआं तालाब या अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हों, उनका डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। ये बात सही है कि जो विकास होता है वो उत्तरोत्तर होता है, एक सतत प्रक्रिया है। तो विकास एक साथ तो 100% नहीं हो सकता, लेकिन ये मानता हूँ अगर मैं पक्ष विपक्ष मनरेगा की देखता हूँ तो पक्ष कहीं बहुत ज़्यादा सबल मजबूत नज़र दिखाई देता है। और मनरेगा ने लोगों के ग्रामीण अंचल में एक नए तरीके परिवर्तन किए हैं, और इसके साथ ही लोगों में एक लोकतंत्र के प्रति जागरूकता भी आई है। लोकतंत्र में जो एक समता और समानता का भाव रहता है वो भी लोगों के अंदर आया है। जागरूकता अगर आएगी तो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग होगा और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ पाएगा। ऐसी मनरेगा ने जागरूकता भी प्रदान की है, और साथ में ही विभिन्न लोगों को रोजगार दिया है, चाहे वो जो रोजगार सहायक सचिव हों उनको, या हम कहें कि मेट भी है, अन्य प्रकार की नियुक्तियां हैं, उनके माध्यम से मनरेगा ने रोजगार क्रिएशन करके ग्रामीण अंचलों में रोजगार प्रदान किया है। इस प्रकार से एक संपूर्ण ब्यौरा जो आज कथा की मनरेगा में रेट क्यों बढ़ाई गई है इसको मैंने समझाने का प्रयास किया गया। और चूंकि हम जो विभिन्न राज्यों में अलग अलग रेट्स हैं उनको आप वेबसाइट पर जाकर, मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ताकि एक समान जागरूकता या सामान्य जानकारी हम सबको मिले। जय हिंद।